हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। आज का हमारा चैप्टर है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ठीक है, आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका चैप्टर केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में ही कॉमन है। इस कारण इस चैप्टर को अच्छी से क्लियर कर दिएगा। चलिए मैं आपको इसका थ्योरी भी पार्ट भी पढ़ा देता हूँ। चलिए आपको मैं बताता हूँ। पहले आपकी हेडिंग डालनी है, आपको कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। परमाणु संरचना। स्टूडेंटों की काफ़ी रिक्वेस्ट पर मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, लेकिन मैंने हर एक चैप्टर के 10 पार्ट तक न्यूमेरिकली कराए हैं और उनके जो थ्योरी है उसका वो मैंने आपको किताब के रूप में दे दिया। आप किताब में से कर सकते हैं, किताब का PDF डिस्क्रिप्शन में है, और आपको नहीं डाउनलोड करना आ रहा है तो शॉर्ट वीडियो भी दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको आज थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। 11वां पार्ट है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको मैं इन शॉर्ट में बहुत पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, या कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब आप एटम एटम माने क्या होता है? परमाणु। परमाणु को आप अलग करेंगे और टॉम अलग कर दीजिए। ठीक है, ये क्या होता है? नहीं। और ये क्या? काटना। एक ऐसा परमाणु जिसके वो इतना छोटा होता है कि उसे 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, एटम कहलाता है। अब आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी मैं आपको किताब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप मेरे नोट्स हैं उससे। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूं थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब सोचिए, आपने अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की आपने पढ़ रखी है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि थॉमसन ने ये कल्पना की थी। सन 1904 में थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। जो कोई भी कुछ भी परमाणु के बारे में प्रस्तुत करता है वो एक मॉडल के द्वारा करता है। हर चीज का एक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है, तभी तो वैज्ञानिक उससे सेटिस्फाइड होंगे, तभी उसको आगे बढ़ेगा। मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। प्रत्येक परमाणु की इन्होंने त्रिज्या कितनी बताई थी? 10 की घात -10 मीटर, -10 त्रिज्या बताई थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा था का एक धनावेशित ठोस गोला होता है, इस इतनी त्रिज्या होती है 10 की घात -10, उसका एक धनावेशित ठोस गोला होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान इस गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। इसका चित्र था आपने। इन्होंने एक कल्पना भी कही थी कि इस गोले के अंदर जगह जगह पर इस प्रकार धसे रहते हैं। जो तरबूज के बीज होते, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस गोले के अंदर जगह जगह पर इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश परमाणु के कुल धनावेश के बराबर होता है। उन्होंने बताया था, ऐसे जो तरबूज के बीज आपने कभी 2 भागों में फाड़ा होगा तो आपने देखा होगा तरबूज के जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से धसे रहते हैं। ये इस प्रकार से धसे रहते, उन्हें ही थॉमसन ने कहा था कि ये तो पूरा धनावेशित ठोस गोला हो गया। धनावेशित
गोला, और जो ये इसमें नेगेटिव करते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इन्होंने ये कल्पना की थी, लेकिन इनकी ये कल्पना विफल हो गई थी। फिर उसके बाद आए आपको रदरफोर्ड। इसको आप एक तरह से हिस्ट्री की तरह पढ़ते चलिए, ये एक तरह की हिस्ट्री है। रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने थॉमसन का जब मॉडल विफल हो गया तब उन्होंने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। आप सोच रहे होंगे थॉमसन का विफल होगा तो हमको पढ़ना ही क्यों है, लेकिन थॉमसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने कुछ ऐसे डाउट्स थे जो परमाणु के बारे में किसी को पता नहीं थे। उन्होंने तब के समय में ये परिकल्पना की, ये ही बहुत है, परिकल्पना की ये ही बहुत है। इस कारण फिर बाद में आए उसके रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए समस्या थी, परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर जो है वो ज्ञात करने की बहुत ज्यादा समस्या थी। परमाणु एक छोटा एटम होता है, उसकी संरचना ज्ञात करने के लिए संरचना हमको ज्ञात करनी थी, तो संरचना ज्ञात करने के लिए समस्या थी। इसका समस्या धन आवेश एक द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, ये भी समस्या हुई कि परमाणु में धनावेश कहाँ स्थित होता है। इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु अन्वेषण कण भेजने का प्रयोग किया। अन्वेषण कण भेजे, अन्वेषण कण आप समझते हैं, जो अल्फा कण, किसी भी पदार्थ के रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा कण प्रकीर्णन को दर्शाते हैं। रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न गतिज ऊर्जा के निर्गत अल्फा कणों का उपयोग किया और अल्फा कण के एक अत्यंत पतले स्वर्ण पत्र से गुजारा गया, एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से गुजारा गया। स्वर्ण पत्र आप समझते हैं, स्वर्ण पत्र बहुत ही पतला स्वर्ण पत्र मतलब कोई झिल्ली से गुजारा गया उनको। ठीक है, गुजारा गया तथा स्वर्ण पत्र के परमाणुओं के प्रकीर्णन के पश्चात इनके वितरण का अध्ययन किया गया। इस प्रयोग को निम्न परिणाम प्राप्त हुआ, इस प्रयोग से निम्न परिणाम प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके लिए आपको एक चित्र बनाना होगा, चित्र में आपको दिखा दे रहा हूं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए आपको चित्र ये अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, क्योंकि ये जो चित्र है ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने इस अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की और वो परिकल्पनाएं आपकी 2-3 नंबर में आ जाती हैं। देखो, परिकल्पनाएं उन्होंने ये प्रस्तुत की थी, रदरफोर्ड का पहला तथ्य यह था कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु के आर पार बिना प्रभावित हुए निकल जाता है। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, एटम की संरचना गोलाकार नहीं है, ये मान लेते हैं, तो उसका अधिकांश, ये उन्होंने कहा, आर पार निकल जाते हैं तो अधिकांश भाग खोखला हो गया उसका। और दूसरा उन्होंने परिकल्पना की थी अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कोणीय वितरण सुनिश्चित होता है। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक निश्चित स्थान पर होता है। इन्होंने एक बता दो, एक निश्चित बीच में होता है, हमने मान लिया बीच में होता है, एक निश्चित स्थान पर होता है। कुछ अल्फा कण 90 से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट जाते हैं, इन्हें पश्च प्रकीर्णन कहते हैं। इन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। ठीक है,
परिकल्पनाएं आपकी 3 थी, उसके बाद भी इन्होंने परिकल्पनाएं दी थी, वो मैं आपको बताता हूं अपने बेसिक से। चौथी आपकी परिकल्पना थी कूलाम का नियम परमाणु दूरियों के लिए भी लागू रहता है। और 5वीं थी विभिन्न धातु के नाविकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको जो मैंने अभी जो 5वां नंबर बताया, नहीं चौथा 5वां बताया था, आप चौथा नंबर का जो कूलाम के नियम वाला, वो आपको सिद्ध भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रक्रिया अलग था और परमाणु मॉडल अलग था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपका कौन सा है, बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने भी आपकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लिख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने नोट्स दे दूंगा। चलते हैं अपने बोर के परमाणु मॉडल की ओर। यहां पर लिखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। आप सोच रहे होंगे इन्होंने बोर लिखा है, वैसे इनको बोहर कहते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल क्या था, नील बोर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड ने जो दोष छोड़ दी थे परमाणु को स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, उन्होंने अल्फा का प्रयोग किया, फिर परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। फिर नील बोर आए 1913 में, रदरफोर्ड के दोषों का विस्तृत अध्ययन करते हुए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। बोर ने अपने मॉडल में सुझाव प्रस्तुत किए, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। नंबर एक सुझाव दिया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका उनका कोणीय संवेग h/2π अथवा इसका कोई पूर्ण गुणज है। बहुत ही अच्छी इन्होंने परिकल्पना की थी। इन्होंने बताया था कि जैसे ये परमाणु है, ये कक्षाएं हैं। इन्होंने ये बताया था कि परमाणु केवल उन्हीं, पहली परिकल्पना में बताया था कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और इनकी दूसरी परिकल्पना थी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अतः nवें क्रम में स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब ये बता रहा है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो है परिक्रमा करता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इस कारण परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, अब इन्होंने स्थायित्व की बात कैसे कही, जब परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था तब उन्होंने कहा था कि परमाणु अपनी स्थायी कक्षा में घूमते हुए, जो परमाणु का मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने कहा था कि परमाणु अपनी स्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया तो ये नीचे वाली कक्षा में पहुंचेगा, और ये बाद में ऊर्जा का उत्सर्जन करते करते ये ऊर्जा का उत्सर्जन करके नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाती है। इससे परमाणु के स्थायित्व का खतरा था। इस कारण जो बोहर का हम पढ़ रहे हैं, बोहर ने ये कहा कि परमाणु अपने स्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इन्होंने दूसरी अपनी परिकल्पना दी। इन्होंने कहा था E = RSC/n²। R यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक है। और भी इम्पोर्टेंट इसमें 2 चीजें हो रहा है, मैं वो आपको
क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप इसको थ्योरी लिखना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, ठीक है। इनकी तीसरी परिकल्पना ये थी, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उसकी कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत ही निम्न कक्षा में लौट आता है। यदि उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 तथा निम्न कक्षा की ऊर्जा E1 हो, ये आपने फॉर्मूला निकलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु है, अब इसको जब ऊर्जा दी जाएगी, इस यहाँ पर परमाणु है, ये ऊपर आ जाएगा इस वाली कक्षा में, ये 10⁻⁸ सेकंड तक ही उच्च कक्षा में रहकर तुरंत अपनी निम्न कक्षा में लौट जाता है। इनमें से इस दूसरी कक्षा में जाने पर परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा में अंतर आ जाता है, उसे E2 और E1 मान लिया है। उसके बाद h न्यू बराबर E2 माइनस E1, ठीक है। न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे h, इसकी जगह पर हम कर सकते हैं न्यू बराबर RC 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, न्यू C बराबर R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने आपको इस पर बताया है बोहर की, मैंने बोहर है, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से आपको एक जरूर आ सकता है। परमाणु की संरचना है वो तो आपका इंट्रो है इस चैप्टर का, अगर आप इंट्रो नहीं जानेंगे किसी चैप्टर का तो आप पढ़ेंगे क्या। इस कारण मैंने आपको परमाणु की संरचना बताई कि एटम, ए माने नहीं और टॉम माने काटना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका है आयनन विभव। आयनन विभव, उससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये आपका एक आपका चैप्टरों के आपको रिवाइज करने के लिए राजीव प्रकाशन का है, ये भी आया है और ये 2023 का है, 24 का आएगा। ये एग्जाम रिफ्रेशर है, इसको आप जरूर लीजिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि आपको फॉर्मूले की कोई बुक नहीं बनानी पड़ेगी। आप इसी में से चाहे कहीं भी खड़े हुए हैं तो आप उनमें इसमें से फॉर्मूला देखकर इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा चल रहा है परमाणु संरचना। तो परमाणु का नाभिक में देखिए, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज दी हुई है, जैसे परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। अब ये दी हुई है बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए मैंने आपको यही बताया था, 1 2 3 होता है n बराबर, ये तीनों मैंने परिकल्पना करा दी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आयनन विभव। आयनन विभव आप केमिस्ट्री की जो वीडियो हैं वो भी हमारे चैनल पर डाली जाती है, उनको भी देखना ना भूलिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको समझाया जाता है, आप जरूर समझिएगा। अब आपके इस चैनल पर फर्स्ट ईयर की PCM रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इस कारण जहाँ सर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं वो भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उनमें भी आपके डाउट्स 12th वाले क्लियर होते हैं। आप कहते हैं फर्स्ट ईयर में क्या रेस्ट ईयर नहीं होता। फर्स्ट ईयर में अगर जो बच्चा पढ़ेगा तो वो 12th में 100% 90+ मार्क्स लेकर आएगा। तो आयनन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव
जो किसी स्पेक्ट्रम से इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतर करके उसे आयनित कर सके, उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। नोट में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। ये आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन में भी आ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 eV होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला है, वो आप खुद से ही सिद्ध कर लीजिएगा। R बराबर, ये नहीं आएगा तो आप नोट्स में से देखकर कर सकते हैं। R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर सिग्मा 0 बटे पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, ये आपका। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर, आरेख तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या। अब ये आपको जो श्रेणी है, अब आपको श्रेणी बनानी है। श्रेणी में आपको एकदम विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा। ये श्रेणी बहुत ही ज्यादा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट श्रेणी है। इसको आप कहते हैं लाइमन बाहर, ये हाइड्रोजन की श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन श्रेणी कहाँ है आपकी, ये रही। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम तो ये इस प्रकार से बना है, हम इसको श्रेणी के तौर पर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाली आपकी श्रेणी है। इसको मैं आपको बनाना भी बता देता हूं। ये आपको, इसको कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं, संकरण। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि लाइमन श्रेणी के, लाइमन कहाँ, ये रहा, संकरण को आप दर्शाइए। तो आपने, उसने लाइमन स्पेसिफाई कर दिया, तो लाइमन की आप थ्योरी लिखेंगे और उसकी श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी में बनाना आपको बताता हूँ। चलिए एक वाइट पेज पर बनाते हैं बढ़िया से। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आप चित्र जो एग्जाम में बना के आएंगे, उसमें आप सजावट का बेहद ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो हेडिंग से भी बना सकते हैं चित्र, बस आपकी पक्की हेडिंग होनी चाहिए कि वो मिटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब चित्र बनाते हैं। ठीक है, आपकी जो बामर श्रेणी है वो आपकी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है लाइमन, बामर, सन, बेकेट और फोल्ड। ये आपको ये हैं, इनके बारे में लिखना है। इनके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपको लिखना क्या है, लिखना ये है आपको, पहले लाइमन में लिखना है हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं के विकर्ण में परावैद्युत से प्राप्त इस श्रेणी में रेखाओं में तरंगदैर्घ्य निम्न प्रकार होती है। इस श्रेणी में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य और सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको याद रखनी है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n बराबर 1 2 3 होता है।
अब वामन में क्या होगा, जब परमाणु विभिन्न उच्च अवस्था से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, वो प्रथम में करता है तो लाइमन, दूसरी में करता है तो बामर, तीसरी में करता है तो पाश्चन, चौथी में करता है ब्रैंकेट और पांचवी में करता है तो फुंड होती है। ठीक है, इसी बात पे आप इनको लिख सकते हैं। आपका जो चैप्टर में थ्योरी बेस्ड है वो आपका मैंने खत्म कर दिया है, और आपका अब जो न्यूमेरिकल है वो कल से स्टार्ट होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वामन श्रेणी को बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा, और ऐसे ही बना के आएंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस कारण झा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों वामन श्रेणी को आप बनाना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये 5 नंबर श्योर हो जाएंगे, 5 मार्क्स क्लियर। इस कारण वामन श्रेणी को बनाना जरूर सीख लीजिएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे कल से, फर्स्ट न्यूमेरिकल से। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।